नमस्कार दोस्तों, बजट आने वाला है 1 फरवरी को। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उससे अगले दिन आम आदमी को क्या ज़्यादा देखना चाहिए। कल 1 बजे 1 तारीख को 1 फरवरी को 1 बजे तक काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसमें नॉइज़ बहुत रहेगी। और न्यूज़ चैनल्स आपको पता है, ये सस्ता हुआ, ये ऐसे हुआ, वो हुआ, काफ़ी रहेगा। बट हमें एज सिटीजन्स, जो हम मिडिल क्लास हैं, हमें क्या देखना है। गरीबों के लिए कुछ होगा, अमीरों के लिए कुछ होगा। तो 2-3 चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ है, ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स जब से इकोनॉमिक सर्वे आया और वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, बजट में क्या चाहिए, तो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि घर इतने महंगे हो गए हैं। घर का महंगा होना इज़ अ बिग बिग पेन पॉइंट। ठीक है, छोटी चीज़ें, सब्जी वगैरह, ये वो तो हैं, वो तो गरीब को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, मिडिल क्लास को भी करती हैं। बट अगर घर खरीद ही नहीं सकता मिडिल क्लास, तो फिर घर गरीब भी नहीं खरीद सकता मान लो, और मिडिल क्लास भी नहीं खरीद सकता, तो फिर मिडिल क्लास नीचे जाता दिख रहा है। तो इसके अंदर मैं ये चाहूँगा कि आदरणीय एफएम मैडम अफोर्डेबल हाउसिंग की हाई टाइम में डेफिनेशन चेंज करें। मेरे ख्याल लास्ट चेंज हुई थी 2017 में, जहां 45 लाख रुपए के घरों को बड़े शहरों में दर्जा दिया गया था अफोर्डेबल हाउसिंग का, और उनको 60 स्क्वायर मीटर तक का एरिया दिया गया था 645 कारपेट स्क्वायर फीट के अंदर, अगर बोले तो। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये डेफिनेशन डबल हो जाए, क्योंकि 9 साल में तो महंगाई ही इतनी होगी। मतलब 90 लाख में डेफिनेशन एटलीस्ट 90 लाख तो हो जाए, क्योंकि करोड़ टच करते साइकोलॉजिकल लगता है कि गरीब, अफोर्डेबल, करोड़ का आंकड़ा बड़ा लगता है। तो एटलीस्ट बड़े शहरों में 90 लाख और छोटे शहरों में इट कैन बी लाइक 70 लाख और समथिंग। एंड जो साइज है उसको बढ़ाकर 60 स्क्वायर मीटर से प्लीज 75 स्क्वायर मीटर कर दिया जाए, विच विल बी क्लोज टू 770-780 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। बिकॉज ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गुड़गांव में जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो थी उसमें 645 कारपेट आता था, तो 100 फुट बालकनी दे देते थे, तो भी 750 होके थोड़ा डिसेंट हो जाता है। पर अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे, पुणे, मुंबई, जहाँ बालकनियाँ बनती ही नहीं है, जब बनती ही नहीं है, वो एफआर में ही काउंट होती हैं, तो वो 645 से ऊपर जा नहीं सकते थे। तो अब अगर हम 75 स्क्वायर मीटर करेंगे तो बहुत बिल्डर्स को इंसेंटिव होगा इसमें आने के लिए, क्योंकि जीएसटी 1% ही लगता है, 5 की जगह 4 है, और बाकी भी गवर्नमेंट काफ़ी वो देती है। अदरवाइज गुड़गांव, नोएडा साइड अगर आप देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग अब है ही नहीं। गुड़गांव में पिछले 2 ढाई 3 साल से कोई अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आ रही है। इट इज़ पास्ट, एंड उसमें भी जो अब पोजीशन पे आ रही हैं वो 2 BHK रीसेल मार्केट में 1 साल आफ्टर पोजीशन जो बेच सकते हैं, उन्हें उससे पहले नहीं बेच सकते, उनका ट्रेडिंग हो रहा है 90-95 लाख 1 करोड़ पे। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग करके भी लॉन्च करी गई थी, अब ट्रेड हो रही है 95 लाख में। तो अगर 90 लाख की डेफिनेशन नहीं बनाओगे तो मतलब फिर तो बिल्डर तो नया बना ही नहीं सकता। बिल्डर को कोई इंसेंटिव ही नहीं है बनाने का किसी भी लैंड पार्सल में। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ओल्ड रजीम और ये नए रजीम का कंफ्यूजन चल रहा है, या तो एक वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म ही कर दें, क्योंकि न्यू टैक्स रजीम में बहुत बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं, यंगस्टर्स। और कंफ्यूजन क्या है इससे, कि उनको लगता है कि इसमें इनकम टैक्स रिबेट नहीं ले सकते हाउस लोन्स के ऊपर, जबकि ये रॉन्ग है। क्योंकि कितनी भी मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टी वर्कशॉप्स, हाउ टू एक्वायर, और सब मैं समझाता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेनी है तो MP मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 4 घंटे की वर्कशॉप में ये एंगल मैंने बहुत समझाया है कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कैसे ले सकते हैं इनकम टैक्स का फ़ायदा उठा के। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि न्यू टैक्स रेजिम में भी ले सकते हैं। वो पीपल आर स्टिल स्टक ऑन दैट 2 लाख रुपीज़ वाला। लेट आउट प्रॉपर्टीज के लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टी करेंगे तो फिर वो खुद तो सब में रह नहीं सकते। तो ये कंफ्यूजन है, एक बार खत्म होगा तो लोगों को आएगा। लोगों को लगता है ओल्ड टैक्स रेजिम में वो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट रिबेट है, और लोग ज्यादातर उसी को बढ़ाने की बात करते रहते हैं, उसी को बढ़ाने की बात करते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बढ़ा लो उसको दो, क्योंकि प्रैक्टिकली 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट रेट तो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। अगर मान लो 7-8% भी इंटरेस्ट रेट है
तो 25 लाख 30 लाख के लोन पे हो जाएगा। 25-30 लाख के लोन पे कौन सा घर आ रहा है हिंदुस्तान में आज के दिन। तो ये गवर्नमेंट जो इतने दिन तक एक तरह से सोती रहती है और रिवाइज नहीं करती, इन चीजों को तो इन्फ्लेशन के हिसाब से वैसे भी चेंज होते रहना चाहिए, लेकिन वो इस पे सोते रहते हैं। अब ज्यादातर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लो 75,000 से लाख कर देंगे तो कौनों को बड़ी चीज और टाइकून नहीं बनने वाली जनता, आपको भी पता है, ठीक है। वो छोट-मोट यहाँ से थोड़ा बहुत ये वो कर देंगे, वो आई डोंट थिंक सो उससे ज्यादा होगा। अगर मोटा कुछ करना है तो मेरे हिसाब से जो ये 4% सेस लेते हैं ये ही हटा दो सब कैटेगरीज में से। एटलीस्ट पीपल विल गेट मनी इन देयर हैंड्स एंड दे विल डू, बिकॉज जो अमीर लोग हैं जो कि बहुत कम हैं, जो टैक्स के हिसाब से अगर आप देखो बाहर भाग रहे हैं, तो कुछ तो उनको भी रिलीफ मिले, कि नहीं तो हर साल इतने मिलीनियर, इंडियाज लॉस इज अदर कंट्रीज गेन। दबा के दुबई जनता भाग रही है, दबा के जो टैक्स हेवंस में जनता जा रही है, वो कह रहे भाई यहाँ तो ये स्वाद आ नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इक्वे ठीक नहीं है, फैसिलिटी नहीं, वो नहीं, ये नहीं, चलो बाहर। तो कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा उसमें। अब हेडलाइंस आ जाएगी या कांग्रेस बोल देगी अमीरों को फायदा किया गवर्नमेंट ने, तो सबको ही छोड़ दो, फिर उसमें क्या अमीर क्या मिडिल क्लास क्या गरीब। वो 4% का सेस तो मेरे हिसाब से निकली जाए तो बहुत अच्छा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये अपने एयर प्यूरिफायर्स हैं इन पे जो जीएसटी लगता है, इसको मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट की बहुत बड़ा फेलियर है अगर पोल्यूशन है तो। द लीस्ट दे कैन डू इज स्टॉप चार्जिंग पीपल हु वांट प्योर एयर। इससे एयर प्यूरिफायर्स अफोर्डेबल होंगे आम जनता के लिए एटलीस्ट, कि भाई आपका एक अक्लमंदी का डिसीजन होगा कि ठीक है हम कई चीज़ें नहीं कर पा रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि जो पानी की प्यूरिफिकेशन है और हवा की प्यूरिफिकेशन है उसमें गवर्नमेंट का बहुत जिम्मेदारी है। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में फेल हो रही है, जिसके 10,000 रीजंस हो सकते हैं और बहुत साल लगेंगे इन चीज़ों को ठीक करने के, तो एटलीस्ट दे कैन गेट टैक्सेस बिल्कुल जीरो कर दो, ताकि अभी इंदौर में हमने देखा क्या हुआ, जाने गई, हमने देखा, ठीक है। तो पानी पीने में और जो ये वाटर, क्योंकि अभी लोग वो मेम बन रहे थे, मतलब सुन के थोड़ा देख के उसको दर्द भी हुआ कि जब तक पैसे आए वाटर प्यूरिफायर लेने के, एयर प्यूरिफायर की रिक्वायरमेंट आ गई। जीवन का बहुत कटु सत्य है। तो एटलीस्ट इन दो चीजों पे तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सब्सिडी दे देनी चाहिए। एक तो होता है कि टैक्स हटा दिया, एक होता है कि इनके प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मास प्रोडक्शन की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग का भी फायदा होगा, आम आदमी को सस्ती चीज मिलेगी उसका फायदा होगा, और हमारे बच्चे अगर साफ पानी लेंगे और साफ हवा लेंगे तो हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स आएंगे। गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट टैक्स लॉस होगा ये दोनों चीज़ों पे करके, वो इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो सरकारी तंत्र पे जो मेडिकल पे प्रेशर आता है हवा और पानी का दूषित होकर इतने सालों तक, उसका ऑफकोर्स को स्टडी नहीं करी होगी, बट आप सेकंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करेंगे तो इसमें ऑफकोर्स ये चीज़ निकल कर आएगी। एक चीज़ और जो मैं देखना चाहूँगा कि लास्ट बजट में 11,11,111 करोड़ का कुछ दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी वो बढ़ती है घटती है, उस पर मुझे वो फिगर पे बहुत ध्यान रहेगा। क्यों बढ़ती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा नहीं बढ़ाई इनने तो यानी फिर ये लाडली बहना लाडली बहू स्कीम में ही इनने पैसे देने हैं। क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो भी बजट है उसमें आप देखेंगे 80% तो सब कुछ फिक्स्ड है, इनका कुछ कर नहीं सकते लोग। सैलरीज देनी है, पेंशन्स देनी है, जो लोन ले रखे हैं उनका ब्याज देना है, वो सब फिक्स्ड है। थोड़ा सा ही लीवे है जिसमें कुछ अलोकेशन ऐसा इधर का उधर कर सकते हैं, उधर का इधर कर सकते हैं। तो अभी वी आर सिटिंग, जो अभी वर्ल्ड चल रही है, जो ट्रम्प का टैरिफ और दुनिया भर में ये सब हो रहा है, तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बहुत अब भी बढ़ते मैं नहीं देख रहा, बिकॉज आप लेबर लॉज इंडिया के चेंज नहीं करते तो कोई इंसान इंसेंटिवाइज्ड नहीं है कुछ बनाने के लिए, क्योंकि उसकी 20 से ज़्यादा लेबर हुई, ये हुई तो ये लग जाएगा, ये देना है वो देना है। इससे अच्छा वो सोचता है चाइना से माल लाओ बेच दो। इसी, और हम फिर बोलते हैं कि मैंने अच्छा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपके लेबर लॉस तो आप चेंज करने को तैयार नहीं हो। गिग इकोनॉमी के और बाकी चीज़ों के, शुक्र है अभी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक वो आया था उनके पास फैसले के लिए, तो कि डोमेस्टिक वर्कर्स को भी मिनिमम वेज में कुछ डालने के, उन्होंने बोला पूरे कंट्री को लिटिगेशन में डाल दोगे क्या? ये एक नया वो आ रहा था, तो शुक्र है मतलब चीफ जस्टिस ने वहाँ पंडोरास बॉक्स नहीं खोला, क्योंकि टू मच ऑफ इंडिया में लॉज एंड वो लॉज जो आपस में विरोधाभास रखते हैं एंड लिटिगेशन, और ये बहुत ज़्यादा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलने से नहीं होता। हम दुबई का टेम्पलेट देखें कि वहाँ कितना ईज है, बोलने के बाद आज भी जीएसटी एक्वायर करना, बाकी चीज़ें करना बहुत नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो लोगों को स्ट्रेस्ड आउट करते हैं। तो ये एक था। नौकरी में लोगों को सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन इज व्हाट दे आर गेटिंग। मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड इस पर चर्चा होनी चाहिए ज़रूर पार्लियामेंट में, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो पार्लियामेंट में जब ये बजट का बिल आएगा तो इस पर चर्चा भी बहुत होगी, ठीक है। तो हमें जो बच्चे जो कर रहे हैं, 1 या 2 बच्चे कर रहे हैं, और उसकी भी जो इन्फ्लेशन और जो भी खर्चे होते हैं वो इफेक्ट करते हैं मिडिल क्लास को, तो उसको फैमिली मैन को इंसेंटिवाइज करना है। एंड इसके बारे में अब सोचने का टाइम आ चुका है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है किसी संस्थान में तो उसकी फीस को कैप करने की बात करी जाए, और उस फीस को इनकम टैक्स से कहीं ना कहीं लिंक जरूर किया जाए, ताकि वहां भी कोई राहत मिले। नहीं तो लोग बच्चे ही नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो ये जो हम जापान कोरिया में देख रहे हैं, क्योंकि एक बार वो फर्टिलिटी रेट एक लेवल के बिलो गया जो कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जा चुका है, फिर रिकवरिंग आसान नहीं है। येस आई एग्री, आज के देश में होता क्या ना, अगर आपके घर में बहुत आटा पड़ा हो तो ये सोचना आटा खत्म हो जाएगा इज नॉट पॉसिबल, नहीं है, ऐसा लगता नहीं। लेकिन अगर आप एक रेट देखें और आप ये देखें कि कितने दिनों में कितना कम होगा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम उत्तर प्रदेश बिहार को हटा दें फर्टिलिटी रेट वहाँ का और बाकी कंट्री का चेक करें तो वी आर मच बिलो रिप्लेसमेंट रेट। कंट्री लेवल पे भी एवरेज वी आर बिलो रिप्लेसमेंट रेट टुडे, बट बाकी स्टेट्स में तो नीचे तो स्टालिन जी और ये चंद्रबाबू नायडू तो इंसेंटिव देना शुरू में कर दिया है। तो ये एटलीस्ट एक चर्चा का विषय होना चाहिए, बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब यहाँ इंडिया में वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी करने के लिए गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पैसे मिलते थे इसी देश में, जो कि बंद हो गए पे कमीशन में, 6th पे कमीशन में आई थिंक वो बंद हो गए। तो ये वाली चीज़ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन का बोझ कम करने में लोगों को ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, लेकिन टीचर्स भरमार है वहाँ की और कोई जाता नहीं। तो एक कूपन सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ एजुकेशन के अंदर कूपन दिए जाएं जो स्कूल को दिए जाएं और उसकी स्कूल की फीस भी कैप्ड हो। बजाय सब सरकारी स्कूल में मिडिल क्लास भेजेगी ही नहीं और नीचे से लोग लोअर मिडिल क्लास बन रहे हैं या लोअर क्लास से लोअर मिडिल क्लास में आ रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों की क्वालिटी पे संदेह वैसे भी है और पढ़ाने पे भी संदेह है। टीचरों की फीस बहुत ज़्यादा है और सरकारी स्कूल मोस्टली हर स्टेट में कम ही करे जा रहे हैं, पर वो बहुत स्लो प्रक्रिया में हो रहे हैं। उससे मच बेटर रहेगा कि सरकार जो उस लैंड पे बैठी है इतनी महंगी और जो एसेट्स पे बैठी है उसका मोनेटाइजेशन कर कर एक आम आदमी, गरीब आदमी को सीधे कूपन्स देने शुरू कर दे। क्योंकि स्कूल्स वालों को बोलोगे तुम फीस कम लो तो वो एडमिशन के टंटे, इसके टंटे, उसके टंटे वो नहीं करेंगे। पहले तो सारे स्कूल्स पे नकेल वैसे कस दें कि इनकी स्कूल की फीस को मॉनिटर किया जाए, उसको EICPN नंबर से लिंक कर दिया जाए, इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया जाए। अगर इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है 3%, 4%, 5%, स्कूलों की फीस अपने आप ही 10-11% बढ़ रही है, तो 5 से 6% का जो डिफरेंस है उसका CAGR हम लगाते हैं, कंपाउंडिंग लगाते हैं तो इतना फ़र्क हो जाता है। तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, महंगाई कहने को एवरेज जो भी सरकारी आंकड़ा इतना कम है, लेकिन स्कूलों की फ़ीस है, तो स्कूलों की फ़ीस इज़ समथिंग अगेन विच मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। घर महंगे, स्कूल की फ़ीस ज़्यादा, तो इंसेंटिव टू गेट मैरिड बहुत कम हो जाता है, समाज के लेवल पर अफेक्ट कर रहा है। तो बजट को अगर इस डायरेक्शन में अगर अलोकेशन करके एक बार
सरकार को सिर्फ बताना है कि हमारे संज्ञान में ये चीज़ आ गई है। एक और चीज़ पे मेरे को बहुत उस चीज़ पे वो है, आप बताना कि ये मैं सारे तर्कसंगत बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आराम से आ सकती हैं, इसकी तरफ चर्चा हो सकती है कि जो एफडीज होती हैं हमारी, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, जो देश में काफ़ी बुजुर्ग लोग करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं और उन्हें सेफ वो सब बोला जाता है, इसके अंदर जो 30% टैक्स स्लैब में डल जाते हैं वो गलत है मेरे हिसाब से। उनका भी 12.5% उनको भी डेट को भी इक्विटी और रियल एस्टेट और गोल्ड के साथ देखना चाहिए। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप बैंक्स को देखें, बैंक्स का कैपिटलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर बैंक्स में म्यूचुअल फंड सही है करके लोगों ने पैसे इतने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, बाकी कोई गोल्ड में लगा देता है, कोई रियल एस्टेट में, ये पैसा जो बैंकिंग सिस्टम में इतना स्ट्रेस हो जाएगा, ये कासा रेशो, फिर उनको इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ाने और पड़ जाएंगे। अगर हमें इंटरेस्ट रेट्स घटाने हैं, जो कि घटने भी चाहिए, तो जो रियल रिटर्न्स मिल रहा है उसको अगर हम 30% वाले स्लैब से या टॉप स्लैब से हटा के, जो भी टॉप स्लैब में बोलते हैं, हम उसको भी स्टैंडर्ड 12.5% भाइयों बहनों क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल मेरा है सरकार से। तो उसमें फिर क्या, अगर मेरे को एफडी 6% मिल रहा है तो मैं आराम से 12.5% ही मेरे को उस पर टैक्स देना है तो मैं उसमें भी डाल दूंगा, डालने वाले बुजुर्ग डाल देंगे। आज क्या है, अगर आपको 6% या 7% एफडी पे मिल रहा है तो उसमें 30% अगर टैक्स में डला तो उसका 2-2.5% तो वैसे ही कम हो जाता है। तो ताकि ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए उसको वो कर दिया जाए। बाकी अगर हमें विदेशी पैसा दोबारा अट्रैक्ट करना है और ये सब करना है तो मुझे ऐसा लगता है ये कैपिटल गेन 12.5 से दोबारा 10 पे जाने की ज़रूरत है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हम बाकी जो इकनॉमीज़ हैं उससे। दुबई ऑपरेट कर रही है, कोई टैक्स नहीं है। हमारे को गवर्नमेंट को सबसे इजी लगता है ये कि ये बढ़ा दो 12.5 से, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो आम आदमी नहीं आता, गोल्ड भी खरीद रहा है आम आदमी, रियल एस्टेट भी खरीदता है। एफडी का तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं सिस्टम देखता हूं कि हमारा जो तंत्र है वो एक लेवल से नीचे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक लेवल के बाद उनको छोड़ देने के लिए, और दूसरा इस लेवल को क्रॉस ना कर जाएं लोग, उससे नीचे रखने के लिए भी है। ये एक सबसे बड़ी हमारे तंत्र की वो है कि एंड वो पता नहीं नेहरूवियन टाइम से ही ये चल रहा है एंड किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है इस चीज को चेंज करने की। बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, काम कर लो। मैं कह रहा हूं कि कोई लोग नौकरी करके भी और साइड बिजनेस करके या मियाँ बीवी करके भी अगर एक 70-80 लाख 90 लाख 1 करोड़ के पैकेज पे जा रहे हैं, उनको नीचे करा जाता है। कितने खर्चे और टैक्सेस और सारी चीजें बढ़ा दी जाती हैं हर चीज पे। हमारी गाड़ियों पे इतना टैक्स है, हर चीज पे इतना टैक्स लगाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे जहाँ भी इजी है वहाँ टैक्स लगा दिया जाता है। जो टैक्स बचा लेता है वो बचा ही लेता है फिर, और जो नौकरीशुदा है उसके पास कोई तरीका नहीं बचाने का। एंड ज़्यादातर इंडिया में लोग नौकरी ही करेंगे या करना चाहेंगे। तो ये टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए अभी जैसे एक नज करके प्रोग्राम आया गवर्नमेंट का कि जिन जिन ने एचआरए गलत क्लेम करा, ये करा, ये एआई की वजह से आई एग्री कि लोग जो गड़बड़ करेंगे तो पकड़े इजी जाएंगे। तो जब आपका गड़बड़ कोई इंसान कर नहीं सकता और टैक्स रिकवरी आ रही है, स्पेशली नौकरी वालों से तो आ ही रही है जो उनकी सीधी तनख्वाह बैंक में आती है, तो आई थिंक ये वाली चीज़ भी मैं मानूंगा कि गवर्नमेंट को रोकनी चाहिए, कम करनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर नंबर उस पर टैक्स लगाना चाहिए। अगर आप किसान हैं और साल के आप मान लो 50 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 50 लाख रुपए कमाना तो गरीब किसान नहीं है। तो इसको ब्लैंकेट जो बोल देना कि नहीं एग्रीकल्चर इनकम किसी भी तरह की टैक्स नहीं होगी, आई थिंक वो भी काफ़ी गलत है। आप एग्रीकल्चर में किसान को ठीक है उसको क्यों टैक्स के चक्कर में डाला, रिटर्न्स भरे, पर इंडिया में कितने परसेंटेज ऑफ किसान हैं जो 50 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना कमा रहे हैं? इट विल नॉट बी मोर देन 0.000000001%। कोई कैलकुलेट करोगे तो, पर अगर इनका जो इसमें बच जाता है उससे लॉस एक्सचेकर को है, प्लस बाकी जनता का मोराल तोड़ता है ये। तो जो टैक्स कलेक्टर होता है उसको
इतने आराम से टैक्स कलेक्ट करना है ताकि पीड़ा ना लगे लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करती है उतना दिखा नहीं पा रही कि उतना हम रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कहीं कुछ वो करते हुए ऐसा दिख नहीं रहे हैं। तो कम से कम टैक्स को कम करने की वो रखें, उससे जो जैसे जीएसटी और रैशनलाइजेशन किया था तो कार की बिक्री हमने देखा सितंबर में नवरात्रों में कैसे बढ़ी, बाकी चीज़ में बढ़ी। तो वो इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, बजाय डायरेक्टली लोगों के हाथ में 2 4 5 6 हज़ार देने के। उससे हम इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान को काम ना करने के 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो फिर वो काम करने के तो 5,000 से ज़्यादा ही रुपये लेगा ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई कुछ नहीं करने के 5 मिल रहे हैं। अगर आप सारे स्टेट्स में चले जाओ, जैसे कि असम में, बिहार में, या रूरल जो भी एरिया, बंगाल में या कहीं, तो सब जगह जो इंसेंटिव्स दे रखे हैं वो गांव में रहते हैं तो मिलते हैं, क्योंकि वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, वहीं अकाउंट है, वहीं होना चाहिए। कोई उन स्टेटों से उठ के गुड़गांव आ गया है काम करने के लिए, तो उसको तो इंसेंटिव नहीं है। तो अगर सरकार को मेरे इस वीडियो के माध्यम से गुहार है, जो भी पॉलिसी थिंक टैंक है, कि इफ़ यू हैव टू सपोर्ट द पुअर, विच यू शुड, एवरी गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द पुअर, आई एम ऑल्सो फॉर द पुअर, बट प्लीज सपोर्ट द अर्बन पुअर फर्स्ट। अर्बन पुअर का कोई भी नहीं है। जो पुअर लाट साहब की तरह अपने गांव में बैठा पड़ा है, कुछ काम नहीं करता, कहीं जाता नहीं, उसको पूरा इंसेंटिव है वहां पे रहने का। और जिस गरीब ने उठा हिम्मत करी, क्योंकि वो जो गांव में है वो अल्ट्रा गरीब नहीं है, क्योंकि उसको वहां मिल रहा है, उसका कोई घर वर होगा। ये जो अल्ट्रा गरीब उठ के आ रहा है, जिसको अब वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, बिकॉज वो दूसरे शहर चला गया रोटी रोजी कमाने के लिए, कोई जंगल पहाड़ों में चढ़े हुए हैं, रोड बना रहे हैं, कोई कहीं और गुड़गांव जैसे शहरों में काम कर रहे हैं। इन लोगों का ख्याल रखना है, इन गरीबों को पहले प्रायोरिटी देनी है। हाउसिंग के अंदर जो 1-2 लाख रुपए देके जो भी इंसेंटिव देते थे, वो सारे वही लोगों के पास जा रहा है जो उस गांव में रह रहे हैं। कभी वो जो बेनिफिट है वो अर्बन पुअर जो रह रहा है उसको है ही नहीं। उसके लिए रेंटल हाउसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप उसमें जब ओनरशिप दे देते हैं किसी को तो वो बेच के निकल जाता है, क्योंकि आपने एक 40-50 लाख की मार्केट वैल्यू वाली चीज़ को किसी को 3-4 लाख पे दे दिया, तो बस वो पावर ऑफ अटॉर्नी या कुछ भी बेच के 5 साल बाद खुल जाती है, या जो भी वो निकल लेता है, तो उससे भला तो उसका होता नहीं। लेकिन अगर हम ऐसी हाउसिंग क्रिएट करें जो रेंटल मॉडल पे हो, जो डिसेंट कम रेंट से बढ़ते रहें, तो अर्बन पुअर का भी फायदा होगा, बेटर हाइजीनिक कंडीशंस में रहेंगे, एंड उनको फॉर्मलाइजेशन में ला सकते हैं, जो ये गाँव और अर्बन विलेजेस के अंदर रहते हैं जहाँ कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ना हाइजीन का, ना सेफ्टी का, ना बिजली का, ना कुछ। तो इस चीज़ पे भी ध्यान जाना चाहिए। एक पहली स्कीम और आई थी, मुझे याद है कोविड के टाइम में, जहाँ पे कम फैक्ट्रियों के अंदर 10% एरिया अलाउड था कि वहाँ के वर्कर्स को रखना। अभी हाल ही में एक दुखद घटना आई है कोलकाता में, अभी तक पता नहीं कि 20 या 25 या 30 मजदूर जल के मर गए, क्योंकि वहाँ एक वाओ कंपनी, कौन सी कंपनी थी, उसके सुपरवाइजर बाहर से कुंडी लगा गए थे और रात को अंदर सो रहे थे, आग लग गई, मर गए। इस कंडीशंस में हमारे गरीब रहते हैं। मजाल है नेशनल मीडिया पे न्यूज़ आ जाए, लोगों को पता चल जाए, क्योंकि दुनिया तो किसी और ही चीज़ में लगी रहती है, क्योंकि एकदम अल्ट्रा गरीब को जाएगा तो किसको फर्क पड़ता है। तो गरीबों की जो मदद करी जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जो गरीब डिजर्व करते हैं उसकी मदद करने के लिए तो आइडिया ही नहीं है। और जो सो कॉल्ड लेजी या फेन कर रहा है कि वो गरीब है, उसको सारा इंसेंटिव मिल रहा है, क्योंकि अगर मुझे वोट लेना है तो वोट मुझे उसी इंसान से मिलेगा जो वहाँ रह रहा है, या वहाँ उठना बैठना है कार्यकर्ता के साथ, या मेरा कार्यकर्ता है और वो वहीं रहता है, तो उसकी जेब में डालने के लिए ये सब हो रहा है। वो डिजर्व नहीं करते, एक फैक्ट है। पर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का यही रहता है। लेकिन हम जागरूक जनता है, ये हम पता करके हमें ये चीज़ गवर्नमेंट को बतानी है। तो जब बजट आएगा उस पर एनालिसिस होगा, एंड क्या फ़ायदा हुआ, क्या हिट्स हैं, क्या मिसेस हैं। डिफेंस को पैसा देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। डिफेंस को कितना दिया जा रहा है वो कभी हेडलाइन से नहीं आता। हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे देने की ज़रूरत है। स्पेंडिंग बाकी जगह काटी जा सकती है, स्पेशली घूमी घूमी पे चीफ मिनिस्टर्स के और बाकी मिनिस्टर्स के और बाकी
प्रधान सेवक के घूमी घूमी वैसे थोड़ी कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ आजकल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी ऐसा ही हो रखा है, लेकिन ये सब चीज़ों पे खर्चे टाइट कर लो। डेवॉस में जाके अपने ही मिनिस्टर के साथ जो कंपनी में है, मतलब वो उसकी कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट आप वहाँ करके किसको इम्प्रेस कर रहे हो? जो इतनी बैड पब्लिसिटी थी, आई वॉज लाइक हाउ कैन बीजेपी डू दिस? बीजेपी इज़ अ वेरी शार्प इंटेलिजेंट पार्टी, मतलब चेक नहीं करते आजकल, कंट्रोल नहीं है, मतलब क्या है ये, क्या हो रहा है? बीजेपी अपने आप को एम्बैरस करने वाले काम कम करती है, मतलब कांग्रेस तो फुट इन माउथ वाला काम करती रहती है सारे, और शॉर्ट शूटिंग योर ओन फुट, या जो भी अंग्रेजी की कहावत है। पर बीजेपी कब से इस तरह होने लगी? कोई चेक नहीं कर रहा, कोई कंट्रोल नहीं है ऊपर से। वैसे बोलते रहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये वो करके। आपके मिनिस्टर को बता के तो क्या होगा कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है? उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें ये होंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। 2-2 सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, कैसे बजट आए उस पर बातें करेंगे। निर्मला जी को 8 साल हो गए फिनेंस मिनिस्ट्री में। एक अब वो एक्सपीरियंस भी हो सकता है और एक लेजीनेस की तरफ भी हो सकता है। वो बजट में कल हमें पता चलेगा कि मतलब मिनिस्टर सेम रहने के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में निर्मला जी का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा इतने कंटिन्यूस बजट्स डालने का। आई थिंक 8 बजट हो चुके हैं उनके, तो इतने बजट्स का मेरे को नहीं लगता कुछ आज तक अभी तक तो रिकॉर्ड ही इनका है, आगे भी मुझे लगता नहीं कोई तोड़ पाएगा। तो देखते हैं कि किस तरह का बजट है। बहुत जो अच्छी चीज़ें होंगी उन पे शाबाशी करी जाएगी, कोई मिसेस होंगे तो उनको हाईलाइट किया जाएगा, जैसा होगा उसको वैसा बताया जाएगा। हमें देखना है कि हाउ डज़ इट अफेक्ट अस। बाकी शेयर मार्केट तो अपना वर्डिक्ट मंडे को बता ही देगा कि किस तरफ है। एंड इट्स अ वेरी वेरी थिन लाइन विच द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टू फॉलो, बिकॉज शेयर मार्केट को भी केटर करना है, गरीब को भी केटर करना है, डिफेंस को भी केटर करना है। एंड आई होप मैसेजिंग सही हो। कई बार क्या होता है, पैसा कम लगाया है लेकिन एक मैसेजिंग करना है कि वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जैसे एक वो एनपीएस है पेंशन वाला जो है, उसमें बहुत रहता है, एंड मैं चाहता हूँ कि उस रायते को सॉर्ट करें, क्योंकि वो आप एन्युटी बन जाएगी, इतना निकाल सकते हैं, अब इतना नहीं निकाल सकते, फिर टैक्स नहीं देना है या देना है, या इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में टैक्स देना पड़ता है। नहीं, बहुत उसको अनपॉपुलर स्कीम बनाया हुआ है, जबकि वो 401 या क्या अमेरिका में क्या रहता है, सिंपल अगर प्रोडक्ट हो तो लोग उसको लेना भी चाहें। जब आप अपना पैसा जब आपको चाहिए आप नहीं ले सकते, तो फिर उस चीज़ में लोग जाना नहीं चाहते। तो आई होप ये सारा कॉम्प्लिकेशंस को सरल बनाया जाएगा। एंड एक चीज़ बहुत इंटेलिजेंट करी है गवर्नमेंट ने कि बजट को फेब में कर दिया, फर्स्ट फेब में, ताकि 31 मार्च तक सारे विभागों को टाइम रहता है इसको आराम से समझने का, इम्प्लीमेंट करने का, और 1 अप्रैल से ही अलोकेशन स्टार्ट हो सकती हैं। नहीं तो पहले इतना लेट आता था पुरानी गवर्नमेंटों में, और उसमें वो फिर वो अप्रैल में ही तो वॉश आउट ही हो जाता था। यहाँ 2 महीने का एडवांटेज मिल जाता है सबको, तो ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। एंड रेलवे बजट को भी इसके साथ मर्ज करना, वो भी एक अच्छी चीज़ रही है। तो रेलवे की तरफ से और उसमें क्या क्या रहेगा उसको भी देखेंगे। एंड जैसे घर का एक बजट होता है वैसे देश का एक बजट होता है। इंटरेस्टिंग डे होगा, सब लोग देखेंगे एंड उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। अगर आप लाइव चाहते हैं मंडे को, संडे को तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फाइन प्रिंट काफ़ी रहता है, तो आप मुझे टाइम बता देना मंडे को शाम का कौन सा टाइम रहेगा लाइव करने के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा रहे, जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं एंड स्ट्रैटेजीज एंड आगे क्या होने वाला है। 1-on-1 हम एक छोटा कर सकते हैं। चैनल को जो सपोर्ट करते हैं वो चाय पे चर्चा मेंबरशिप ले सकते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के, उसकी फ़ीस बहुत कम रहती है एंड उस पर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग लेना चाहें उसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।